गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्ज़ाम रजिस्टर में। सुबह के 7 बज चुके हैं और 7 बजे हमारा डेली एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग सभी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, जम्मू एंड कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो है मनोज सिन्हा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जो हमारे अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन इस्तीफ़ा दे दिया है प्रेसिडेंट को और उनकी जगह मनोज सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो कि जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर मैं बात करूं मनोज सिन्हा जी की, तो दोस्तों मनोज सिन्हा जो है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ रेलवेज के भी मिनिस्टर्स रहे हैं। थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। कैपिटल इसकी 2 कैपिटल हैं। समर के अंदर इसकी जो कैपिटल होती है वो श्रीनगर होती है और विंटर के अंदर जम्मू होती है। डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर जो टोटल वो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेफ्टिनेंट है जो इसके मनोज सिन्हा जी को बना दिया गया है। लेजिस्लेचर जो हमारा यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। 114 सीटें जिसके अंदर पार्लियामेंट की बात करूँ तो लोकसभा के अंदर इसकी 5 सीटें हैं, राज्यसभा के अंदर 4 सीटें हैं। हाई कोर्ट है जो इसका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जो जम्मू एंड कश्मीर जो हम लोगों की यूनियन टेरिटरी है उसके रिलेटेड जो उसकी हम लोगों का जो भी इसको चलाते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं जो भी, वो हमारे आर्टिकल 239 के थ्रू दिए गए हैं। और 239 ए आर्टिकल जो कि पुडुचेरी हमारी यूटी से रिलेटेड है वो भी अब जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू होते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनके अंदर 2 नेशनल इंपॉर्टेंट पार्क हैं, वो हमारे दचिगम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट पासेज की बात करूँ तो वो हमारे बनिहाल पास है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि पीर पंजाल रेंज के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, पीर पंजाल रेंज किस जगह पर है, तो ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। जो हमारा बनिहाल जो पास है, बनिहाल पास हमारा ये जम्मू और कश्मीर को कश्मीर वैली से जोड़ता है। इसी बनिहाल पास के अंदर से 1956 के अंदर हमारी जो है जवाहर टनल थी उसको भी इसी के बनिहाल पास में बनाया गया था। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट पास है वो हमारा खरदुंगला पास, ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जो है खरदुंगला पास जो है काराकोरम रेंज है जो हमारा उसको लेह से जोड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, अगर मैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात करूँ तो ये हमारा मनाया जाता है हर साल 7 अगस्त को। नेशनल हैंडलूम डे है जो हम लोगों का, वो क्या होता है कि हमारा नेशनल हैंडलूम जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको शो करता है और जो हमारे वीवर्स है उसकी उनकी इनकम को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करता है। यूनियन गवर्नमेंट ने, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने जुलाई 2015 से इसको नेशनल हैंडलूम डे को हर साल 7 अगस्त को मनाने का फैसला किया था। अब 7 अगस्त को क्यों मनाया गया था? इसके पीछे जो रीज़न था वो रीज़न ये था कि भी जो स्वदेशी मूवमेंट हम लोगों का वो 1905 के अंदर कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर इसी दिन प्रोटेस्ट के लिए मनाया गया था। जो हमारा बंगाल के पार्टीशन था उसके विरोध के अंदर जो हम लोगों का स्वदेशी मूवमेंट था वो जो किया गया था वो इसी 7 अगस्त को किया गया था। तो इसीलिए उस स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए ही हम लोगों का जो नेशनल हैंडलूम डे है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। जो हमारा फर्स्ट हैंडलूम डे था वो 7 अगस्त 2015 को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मद्रास यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है उसके
सेंटिनरी हॉल के अंदर मनाया गया था। हमारा जो हैंडलूम है, हैंडलूम इंडस्ट्री है, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर आती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि आरबीआई ने स्वर्ण आभूषणों पर ऋण के मूल्य के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 90%। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो हमारा अब तक क्या होता था कि अगर हम कोई भी गोल्ड लोन लेते हैं या फिर गोल्ड के आभूषणों पर अगर हम लोग कोई भी लोन लेते हैं, उनको बैंक के अंदर गिरवी रखकर, तो हमारा जो उसकी गोल्ड की जो वैल्यू होती थी, जितनी भी वैल्यू होती थी उसकी कीमत, जितनी कीमत का वो गोल्ड होता था, उसका 75% उस कीमत के 75% कीमत के बराबर ही हम लोगों को लोन मिलता था। अब क्या है, उसको बढ़ा दिया गया कि उस कीमत का हम लोग 90% के बराबर तक लोन ले सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोई गोल्ड है जो हमने बैंक को लोन के लिए दिया, तो अगर उस गोल्ड लोन की वैल्यू हमारी 1,00,000 रुपए है, तो हम 90,000 तक का हम लोगों को उसके ऊपर लोन मिल जाएगा, जो कि पहले हमारा 75,000 रुपये तक का मिलता था। अब जो ये जो हम लोगों की छूट दी गई है, इसे हम लोग लोन टू वैल्यू LTV बोलते हैं, जिसे कि बढ़ा दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा कि ये परमानेंट नहीं है, इसे अभी सिर्फ जो है उसे मार्च तक बढ़ाया गया है, यानी कि मार्च 2021 तक ही बढ़ा दिया गया है। आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई का हमारा हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। गवर्नर है जो इसके शक्तिकांत दास हैं। रेपो रेट की बात करूं तो 4% और रिवर्स रेपो रेट है जो हमारी 3.35% है। अब देखिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट होती है हम लोगों की वो रेट, वो दर जिस दर से हमारा जो आरबीआई है वो बैंकों को लोन देता है, और रिवर्स रेपो रेट है वो हमारा जिस रेट से हमारा जो आरबीआई है वो बैंकों से पैसा वापस लेता है या फिर बैंकों से पैसा उधार लेता है, वो हमारा रिवर्स रेपो रेट होता है। मान लीजिए अगर अभी आरबीआई एसबीआई को मान लीजिए लोन की ज़रूरत है, तो एसबीआई अगर आरबीआई के पास लोन लेने जाएगा तो उसको 4% की रेट पर लोन मिलेगा, और अगर आरबीआई को एसबीआई से पैसा चाहिए होगा तो वो एसबीआई से किस पर दर पर लोन लेगा, वो होगा हमारा 3.35% पर। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है। तो अभी जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब ये यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर के बारे में यहाँ पर आज हमारा क्वेश्चन क्यों आया है, इसका जो रीजन है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है जो हम लोगों का, इसकी फॉर्मेशन है वो हमारी मई 2019 के अंदर हुई थी। रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। इसके अंदर जो अभी गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करूँ तो वो हमारे रतन लाल कटारिया जी। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है इसकी मई 2019 के अंदर फॉर्मेशन की गई थी, और वो फॉर्मेशन थी वो हम लोगों की मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन 3 मिनिस्ट्रीज़ को मिला करके हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई गई थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का क्वेश्चन क्यों आया है, देखिए अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है इसने हम लोगों की एक नया इंडेक्स जारी किया है, अपडेटेड इंडेक्स जारी किया है, जो कि इंडिया WIPR के नाम से जारी किया जाता है, जो कि हम लोगों की वाटर मैनेजमेंट को या फिर वाटर से रिलेटेड जो भी हम लोगों का ईयर का पूरा डाटा रहता है वो इसके अंदर पब्लिश किया जाता है। तो अभी वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जारी किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है किस संस्थान ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो फर्स्ट प्राइज है वो हमारा जीता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान ने। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो हमारा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये हमारा पुणे के अंदर है, पुणे महाराष्ट्र में है, तो याद रखिएगा। अभी जो हमारा हैकाथन हुआ था हम लोगों का, जो ये डिजिटल हैकाथन,
ये हमारा 1 अगस्त से 3 अगस्त को नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में हुआ था। अभी जो हम लोगों का DIAT ने जो जीता है फर्स्ट प्राइज़, वो किस प्रोजेक्ट के लिए जीता है? वो इन्होंने जीता है, एक टाइटल सॉल्यूशन दिया इन्होंने, दृष्टि सॉल्यूशन क्या है कि भी जो हम लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए इन्होंने एक सॉल्यूशन तैयार किया है। एक तरह से कहूँ तो सॉफ्टवेयर बनाया जो फेस रिकॉग्निशन, एक्सप्रेशन और जेस्चर्स को हम लोगों का रीडिंग करेगा और उसके थ्रू हम लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। जो ये DIAT ने जीता है, इनकी जो टीम लीडर थी वो सुनीता दावाले थी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथन होता है, इसके अंदर जो फर्स्ट प्राइज़ दिया जाता है उसके अंदर जो हम लोगों की मनी प्राइज़ होता है उसकी वैल्यू होती है हम लोगों की 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने यह निर्णय लेने का फैसला किया कि जम्मू क्षेत्र के लोगों की, जो हमारे पहाड़ी बोलने वाले हैं, जम्मू क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनको कितने प्रतिशत का आरक्षण देने के लिए कहा गया है। तो अगर मैं बात करूँ भी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी बोलने वाले लोगों की, तो उनको जो आरक्षण देने की बात की गई है वो हमारा 4%, यानी कि C ऑप्शन हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है उसने SC ST और नौकरियों और उच्च शिक्षा में कमज़ोर वर्गों को आरक्षण को देने के लिए अभी कुछ अमेंडमेंट किए हैं और जिसके तहत पहाड़ी बोलने वाले व्यक्तियों को 4% आरक्षण देने की बात कही गई है। अब पहाड़ी बोलने वाले लोगों की बात करूँ तो मैं यहाँ पर जो पहाड़ी भाषा बोलने वाले हैं उनके अंदर जो मेनली हमारा एरिया आता है वो राजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा, ये जो ज़िले हमारे ये मेन रूप से आते हैं। इसके अलावा जो कुछ हमारे अनंतनाग, बांदीपोरा, कुलगाम और पुलवामा और शोपिया है, इनके भी कुछ हिस्सा हमारा इसके अंदर आता है। अभी जो हमारा मौजूदा आरक्षण के नियम थे उसके अंतर्गत जो हमारे अनुसूचित जातियों को 8% का, अनुसूचित जनजातियों को 10% का और वंचित वर्गों को 2% का आरक्षण दिया जाता था। जबकि हमारा अभी जो बदल दिया गया, इसके थ्रू क्या किया गया है कि पिछड़े वर्ग के निवासियों को अब 10% का आरक्षण दिया जाएगा, पहाड़ी भाषा बोलने वालों को 4% का और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए हमारा इतना ही सेशन था। आज के लिए आप लोगों को एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के अंदर देना है। अभी कल ही हमारा जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नए कैग का अपॉइंटमेंट किया है, यानी कि कंट्रोलर और एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कैग होते हैं उनकी नियुक्ति की है। तो आपको बताना है कि वो हमारे जो नए कैग हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है उनका नाम क्या है, और आपको ये भी बताना है जो हमारे कैग हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन हमारा पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए जो नई वीडियोज़ आती हैं उनके अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।